तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत का जो बीएनएस एक्ट है, इसके बेयर एक्ट को। तो इस वीडियो में हम लोग बेयर एक्ट को देखें कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से बेयर एक्ट को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ही यहाँ हम लोग शुरू करते हैं तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग एक्ट पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द, ये जो बिल था ये प्रेसिडेंट का एसेंट जो कि 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलते ही ये बन गया एक्ट और इसको दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू करने के लिए दिया गया और साथ ही ये बताया गया, यहाँ पे जब हम लोग सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे सेक्शन 1 का तो देखेंगे, साथ ही ये भी बताया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट डेट्स में भी लागू कर सकती है। बट हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब ये इसकी नीड क्या है। तो जैसे जो पहले हम लोगों का इंडियन पीनल कोड था आईपीसी, उसका अगर देखें तो रिलेवेंसी था वो काफ़ी कम गया था। जैसे कि उस चीज़ को बनाया गया था, उसका पर्पस जो है अभी के टाइम से फिट नहीं बैठ रहा था। उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो कि लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका जो एक तरीके से रूल करने का मैकेनिज्म था वो अभी के अकॉर्डिंग, अगर इंडिया को और डेवलप करना है तो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं था। तो उसको रिप्लेस करके इसका प्रियम्बल अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर हम कमेंसमेंट की बात कर ले तो जैसे ये साइन हुआ था प्रेसिडेंट से 25 दिसंबर 2023 एंड इसको जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था तो वो डेट इम्पॉर्टेंट है, उसको 1 जुलाई 2024 इस डेट को लागू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस डेट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक सेकेंड, हाँ, तो इसके प्रियम्बल को देखेंगे तो हम लोग इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं कि ये जो बीएनएस है गवर्नमेंट को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। तो बीएनएस का जो भी प्रोविजंस है वो रिलेटेड है ऑफेंस से, और जो इंसिडेंट होते हैं जो इससे कनेक्टेड इंसिडेंट्स है उससे रिलेटेड है। इसमें इसका जो प्रोविज़न है ये जस्ट कंसोलिडेट किया गया है और अमेंड किया गया है, मतलब जो भी ऐसा रिलेटेड प्रोविज़न होना चाहिए या फिर किसी इंसिडेंट से जो रिलेटेड प्रोविजंस होना चाहिए जो कि पीनल सिस्टम के लिए नीड है, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एकत्रित किया गया है और उसको सुधार किया गया है। और उसी के साथ इस बीएनएस एक्ट को, बीएनएस 2023 को लाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले चैप्टर 1 देखने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को देखिए। ये जो क्या है, ये जो एक्ट इनैक्ट किया गया है ये 74th यानी कि 74वां जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे उस टाइम पे इसको पार्लियामेंट में इनैक्ट किया गया है। इस एक्ट के शॉर्ट टाइटल की अगर बात करें तो हम लोग इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 बोलेंगे। ठीक है, और अगर कमेंसमेंट की बात करें तो कमेंसमेंट का जहाँ तक बात है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था 1 जुलाई 2024 को, ये याद रखिएगा। और ये ऑफिशियल गजट जब अपॉइंट करेंगे उस डेट से लागू हो गया, यानी कि ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से। और बताया गया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर एक बार में न लागू करने में समर्थ हो तो इसके डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट डेट्स में भी लागू कर सकती है। ये हम लोगों को बताया गया सब सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 की बात करें तो ये जो है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस एप्लीकेशंस का बात करता है। तो इसमें क्या है, एवरी पर्सन, इट मीन्स नॉट सिटीजन, एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें भारतीय न्याय संहिता में दिए हुए प्रोविजंस के विरुद्ध कोई से, एवरी एक्ट और ओमिशन, इट मीन्स आप समझिएगा कि जैसे एक्ट इट मीन्स हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया,
ओमिशंस इट मीन्स कि जैसे जेलर जो है बाउंड है, या फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड है अपनी ड्यूटी करने के लिए, और वो अपना ड्यूटी नहीं करता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तरह, तो वो ओमिशन होगा। और वो ये जो इसके जो प्रोविजंस है, इसमें आगे हम लोग जब प्रोविजंस देखेंगे तो उसके कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं या फिर ओमिशन करते हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के दिए गए प्रोविजंस के विरुद्ध या फिर उसको कटाक्ष कर रहा है, तो आप गिल्टी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर ये चीज़ भी ध्यान रखें कि अगर इसमें मेंशन किया गया है, अगर आपका कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन, तभी आप गिल्टी हैं, अदरवाइज नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंट्रा टेरिटोरियल, भारत के अंदर की बात करता है। नाउ द नेक्स्ट, एनी पर्सन, मतलब भारत को ये जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 है, इसमें अगर बेसिकली हम लोग देखें तो एनी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, वो इंडिया से बाहर अगर कोई भी क्राइम करता है जो कि मेंशन है बीएनएस में, तो उसको सेम मैनर में डील किया जाएगा जैसे कि वो क्राइम बिल्कुल इंडिया में किया गया है। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जुडिशरी के पास आती है, इंडियन गवर्नमेंट के विचाराधीन अगर वो आती है, तो उसको बिल्कुल वैसे डील किया जाएगा जैसे कि वो क्राइम इंडिया में किया गया है, अगर वो एक्ट और ओमिशन डिफाइंड है बीएनएस के प्रोविजंस में तब। नेक्स्ट, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 जो है वो और भी डिटेल्ड में इस चीज़ के बारे में बात करता है। जैसे इलस्ट्रेशन में जब हम लोग देखेंगे तो इलस्ट्रेशन को आप एक बार समझिए, देखिए कुछ समझ में आ जाए। ए, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई नागरिक है ए, और वो जो है बाहर में थाईलैंड में जा कर के मर्डर कमिट कर देता है और वहाँ से वो आकर के इंडिया में छुप जाता है। जब भी वो इंडिया में मिलेगा तो उसको बिल्कुल वैसे ही डील किया जाएगा जैसा कि उसने इंडिया में वो मर्डर किया है। समझ गए? दैट्स द सेक्शन, सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 1। सब सेक्शन 5 को देखें तो द प्रोविजंस ऑफ द संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब आप अगर भारत के सिटीजन हैं, भारत में या भारत से बाहर कहीं भी क्राइम करते हैं, तो आपको बीएनएस के प्रोविजन से आपको डील किया जाएगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5 का क्लॉज बी अगर हम लोग देखें तो एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। जैसे देखिए, अगर आप कह दें कि हम शिप पे थे और किसी एयरक्राफ्ट पे थे, तो हमने कोई एक्ट या ओमिशन किया है जो कि इसके कॉन्ट्ररी है, तो इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया गया है क्लियरली कि आप अगर हवाई जहाज़ में हो या पानी जहाज़ में हो, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो आपको उसी से डील किया जाएगा। मतलब सिटीजन्स को तो मतलब इसमें मेंशन कर दिया गया। साथ ही अगर कोई एनी पर्सन, अगर वो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और शिप में अगर किसी भी तरीके का एक्ट और ओमिशन करता है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है इसके प्रोविजंस को, तो उसको लायबल ठहराया जाएगा और उस पर जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई किया जाएगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। इट मीन्स कि कोई बाहर का व्यक्ति है, अगर वो इंडिया में रखा हुआ कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है तो उस पर भी सेम मैनर में डील किया जाएगा उसको भी। अगर आप इंडिया में होकर के इंडिया के किसी कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं फिर भी, या अगर आप बाहर में हैं और अगर इंडिया के कंप्यूटर को, इंडिया में रखे हुए किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डील किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ऑफेंस वो भी होगा जो इंडिया के बाहर किया गया हो। मतलब इंडियन गवर्नमेंट सोवराइन है और वो हर उस गलती को गलती मानती है जो कि इंडिया में हो या कहीं भी हो। गलती तो गलती है, जो अगर हमारे प्रोविजंस बीएनएस में दिया गया है तो वो हमारे अकॉर्डिंग गलती है और वो
इंडिया के अंदर कमिट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट का एक्सटेंट है वहाँ तक, तो वो पनिशेबल होगी और इसी संहिता के अंदर पनिशेबल होगी बीएनएस के अंदर। इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ए कोई भारत का नागरिक है, वो एक मर्डर कमिट करता है जो कि इंडिया के बाहर है, तो उसको अगर किसी इंडियन प्लेस में कभी उसको पाया गया तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रायल उसका होगा जैसे कि अगर वो कोई क्राइम इंडिया में किया हुआ होता तब। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन है सबसेक्शन 5 और 4 और 5 के लिए। तो नाउ द टर्म सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 की बात करें, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट और पनिशमेंट, म्यूटिनी एंड डिसर्टेशन। देखिए इस संहिता का कुछ लिमिटेशंस है, सेविंग्स है, उसको बताया गया है कि इस संहिता में मेंशन किए गए कोई भी ऐसा प्रोविजंस जो है जिसके लिए अलग से कानून बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि म्यूटिनी, डिसर्टेशन ऑफ द ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, या फिर सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जिनके लिए स्पेशल लॉज ऑलरेडी हैं, जैसे आर्मी के लिए मार्शल लॉ है, बहुत सारा लॉ है, तो लोकल लॉ है जो एक्स्ट्रा, जैसे ये जनरल पीनल सिस्टम है, मतलब जनरल जो भी लॉज होंगे वो जनरली ये लॉज, जनरल पीनल सिस्टम हम लोग का ये है। अगर कोई जैसे इसका ड्रग के रिलेटेड कोई है, फूड के रिलेटेड कोई एक्ट है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्ट है, तो ये सारा जो स्पेसिफिक एक्ट है ये हमेशा ऊपर होगा ये जो जनरल पीनल सिस्टम है उससे। और बेसिकली इस सेक्शन में बताया गया है कि म्यूटिनी, डिसर्टेशन ऑफ द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, इन सभी लोग जो कि इंडियन गवर्नमेंट के सर्विस में हैं, अगर इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया है, अगर कोई लोकल लॉ है, तो उनको कोई अफेक्ट नहीं करेगा ये बीएनएस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज है। तो इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर एक्ट जनरल लिख दिया गया तो एक्ट से हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे। अब अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स मतलब इसका कुछ दूसरा मतलब अगर ना निकाला जाए वो जो कंटेक्स्ट है उससे, तो हम लोग इस डेफिनेशन को एक्ट के लिए यूज करेंगे। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो एक्ट का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्ट एनिमल, ध्यान रखिएगा। एक्ट जो डिनोट करता है एक एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट को, सीरीज ऑफ एक्ट इट मीन्स कि आपने लगातार एक्ट जो इलीगल एक्ट किया या फिर ओमिशन किया, सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशंस के बारे में बात करता है कि यहाँ पे सिर्फ एक्ट के बारे में दिया गया है, इसलिए एक्ट को ध्यान में रखेंगे कि सीरीज श्रृंखला में जब कोई गलती करते हैं, एक तो पहले आप मर्डर किए, उसके बाद गाड़ी लेके भागे, फिर एक्सीडेंट किए, फिर आगे जा कर के बैंक लूट लिए, ये सीरीज ऑफ एक्ट हुआ, उसको भी सिंगल एक्ट के तरह ही देखेंगे। नाउ द डेफिनेशन 2, अगर सेक्शन 2 के साथ सेक्शन 2 की बात करें तो एनिमल का डेफिनेशन कि कोई भी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर, मरा हुआ कोई कुत्ता होगा तो उसको हम लोग एनिमल नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस एक्ट इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एनिमल अगर मरा हुआ है, कोई जैसे डॉग अगर डेथ किया हुआ है तो उसको हम लोग एनिमल नहीं बोलेंगे अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। उसका जो कंटेक्स्ट है अगर कुछ दूसरा मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज एनिमल मीन्स बस वो लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। नेक्स्ट ए, और ए खत्म हो गया, अब बी से कोई वर्ड नहीं है इसमें, तो सी पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। सी मीन्स चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जस्ट इतना ध्यान रखें कि जो 18 साल से नीचे है वो सब बच्चे हैं।
अगर फोर्थ हम लोग देखें काउंटरफीट के बारे में, काउंटरफीट इट मीन्स फर्जी, ठीक है, फर्जी जनरल वर्ड में आप समझ सकते हैं, अदर तो ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग, इट मीन्स मनस्थिति, मेंसरिया, ठीक है, मेंसरिया, ठीक, by means of that resemblance to practicize deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practicized। मतलब कोई आदमी है, वो कोई ऐसा चीज करता है जिससे, जैसे कि अगर कोई नोट है, बैंक नोट है, उसको बिल्कुल हूबहू रिजेंबल, इट मीन्स हूबहू वैसा बनाता है जैसा कि ओरिजिनल वाला है, इस इंटेंशन से कि वो जो बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, जो हूबहू जो उसने बनाया है, उसको अगर प्रैक्टिसाइज किया जाए तो एक डिसेप्शन यानी कि धोखा क्रिएट हो सकता है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन, मतलब इट मे बी डिसेप्शन ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि उस चीज को बिल्कुल जो रिजेम्बलेंस है उससे डिसेप्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। हाँ, अब देखिए, जैसे हम लोग देखते थे कि एक नमक का पैकेट आता था अन्नपूर्णा, ठीक है, अब उसका बना दिया लोगों ने आशापूर्वा। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि, जैसे आप और भी चीज देखेंगे तो बिल्कुल जैसे एडिडास मैंने लिखा, अब उसको एडिडास तो लिखा, साइड में एरो दे दिया, या फिर एबी बास लिख दिया, तो एग्जैक्ट नहीं भी होगा अगर उससे, उस रिजेम्बलेंस से डिसेप्शन क्रिएट हो रहा है और करने वाले ये समझ रहा है कि हम जो कर रहे हैं उससे डिसेप्शन क्रिएट होगा, धोखा क्रिएट होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो रिजेम्बलेंस, बस इतना होना चाहिए कि डिसेप्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फर्जी लोगों को हम लोग बोलेंगे कि जो कुछ ऐसा चीज बनाए ओरिजिनल का कॉपी, कि वो एग्जैक्ट ना हो लेकिन वो डिसेप्शन के लिए काफी हो। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है काउंटरफीट के बारे में? वेन ए पर्सन कॉजिंग वन थिंग रिजेंबल, मतलब वही रिजेंबल करता है और उसका रिजेंबलेंस कुछ ऐसा होता है कि वो डिसेप्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में एक चीज और दिया गया है कि शैल बी प्रिज्यूम, इट शैल बी प्रिज्यूम अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। देखिए, जब आप तीन तरीके के जो प्रिजम्पशन है, एक तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, और तीसरा जो है कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिजम्पशन में ऐसा होता है कि आप उसको बाय द फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है तो उसको आप बाय द फैक्ट और आर्ग्यूमेंट क्रॉस करके और जो रिबट कर सकते हैं। ये मैटर ऑफ राइट होता है, इसमें कोर्ट के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर हम लोग शैल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो शैल प्रिजम्पशन में भी कोर्ट के परमिशन लेना होता है, और ये जो कंक्लूसिव प्रूफ है इसमें भी कोर्ट का परमिशन चाहिए। लेकिन सेल्फ प्रिजम्पशन को आप अगर रिबट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उसको फैक्ट और आर्ग्यूमेंट से जो आप दे करके उसको रिबट कर सकते हैं, बट जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है उसको आप रिबट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ का भी केस 2012 में बदल गया है। एक दूसरा केस है नंदलाल वासुदेव बादवायक वर्सेस लता नंदलाल बादवायक। तो इस केस को जब आप लोग देखेंगे तो कंक्लूसिव प्रूफ में भी, ये हालांकि टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट का है, ठीक है, बट हम इसलिए बता दे रहे हैं कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इट शैल बी प्रीअज्यूम्ड, मतलब ये जो पीनल लॉ है इसमें सिर्फ पीनल लॉ ही नहीं है, कुछ हद तक एविडेंस का भी पार्ट है। तो इट शैल बी प्रिज्यूम में मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि जो, अगर आप जब तक प्रूफ नहीं कर देते हैं कि आपने जो किया है उसका इंटेंशन किसी को डिसेप्शन या डिसीव्ड करना नहीं है, तब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आप जो है ऐसा रिजम्बलेंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि डिसीव हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन का यही मीनिंग है। हाँ, जब हम लोग कोर्ट के डेफिनेशन की बात करेंगे तो कोर्ट क्या होता है? कोर्ट मीन्स अ जज, ठीक है, जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, जो जुडिशियली काम करता है, और वो पैनल बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकता है, यानी कि
इट मीन्स कि पैनल ऑफ जजेस भी हो सकता है, जो कि लॉ के द्वारा इम्पावर किया गया है कि जुडिशियल वर्क करने के लिए। और जज उसी टाइम पे कोर्ट होगा या जज होगा जब वो जुडिशियल वर्क कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि जज अगर गया है फैमिली ट्रिप पे कहीं वैकेशन में, तो उस टाइम पे उसको जज या कोर्ट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और अब जो इसका डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 6 है, अगर उसको देखें तो उसमें डेथ को डिफाइन किया गया है। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स अंटिल द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कुछ दूसरा मीनिंग अगर कॉन्टेक्स्ट से नहीं निकल रहा है तो डेथ का मतलब वहां पे डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स ही माना जाएगा। चलिए, तो अब जो है ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 का सब सेक्शन 7, इस चीज को हम बार बार इसलिए रिपीट करें कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ए सी तक कंप्लीट हो गया, डी का टर्म है अब। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि डिसऑनेस्टली मीनिंग क्या होता है। डिसऑनेस्टली मतलब समथिंग बाय डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमानी से, जिसमें ईमानदारी नहीं है। मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। मतलब गलत तरीके से किसी को आप फायदा पहुंचा रहे हैं और गलत तरीके से अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको बेईमान यानी कि डिसऑनेस्ट बोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि आप अगर किसी का कोई सामान रखा गया है, अगर किसी ने अपने बैग में कोई, मान लीजिए आईफोन कोई लाया, उसको अपने बैग में रखे हुए हैं, आपने उसको चुरा लिया। ठीक है, तो आपने तो उस अपने आप को रॉन्गफुली गेन कराया। ठीक है, और जिसके पास वो होना चाहिए था, इट मीन्स कि जो उसका इंटाइटल्ड था। आगे हम लोग देखेंगे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का जो डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस है और पर्सन है। तो रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 में। ठीक है, और रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 37 में, 36, 37। और पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 26 में। ठीक है ना, तो चलिए इन तीनों को भी हम लोग अभी ही देख लेते हैं, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और अनदर और पर्सन के डेफिनेशन को। सबसे पहले 26, पर्सन कौन हो सकता है। पर्सन मीन्स, पर्सन का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इसमें जो भी आते जाएगा सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। इट मीन्स कि एनी पर्सन, एनी कंपनी, मतलब कोई कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उसका स्थापना हुआ है नहीं हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो पर्सन होगा, उसको पर्सन तो बोलेंगे ही नहीं। wrongful gain means gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled। अब जैसे आपने उसका आईफोन निकाल लिया है, तो आप तो आईफोन के लिए जो इंटाइटल थे नहीं, जिसका आईफोन था वो लीगली इंटाइटल था। ठीक है ना, तो आप उसके लिए लीगली इंटाइटल नहीं थे, वो आईफोन आपके पास नहीं होना चाहिए वैध रूप से, लेकिन आपने क्या किया, उसको गलत तरीके से गेन कर लिया जिसके लिए आप इंटाइटल नहीं थे लीगली। अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, इट मीन्स कि आपने चुराया, मतलब गलत तरीके से, उसको अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। 37 में रॉन्गफुल लॉस की बात करें तो देखते हैं कि जैसे आपने जिसका चुराया वो तो लीगली इंटाइटल्ड था ना वो आईफोन रखने के लिए, उसका तो आईफोन था, उसने परचेज किया था, वो लीगली इंटाइटल्ड था। अब आपने अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि चोरी करके उस पर्सन को उसके पोजीशन से हटा लिया, जिसके वजह से उसको नुकसान हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ। ठीक है, अब क्या है कि यहीं पे आप सेक्शन 38 को भी देख लीजिए, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। देखिए जब जैसे आपको क्या हुआ कि आपको वो ही आईफोन कहीं आप रास्ते पे गए और वो आपको गिरा हुआ मिल गया। ठीक है, अब आपने उस टाइम पे इधर उधर पूछा किसी से और आपको आईफोन का मालिक जो है कोई नहीं मिला। ठीक है, आपने क्या किया, बस उस आईफोन को अपने पास रखा और घर आ गए। जब घर आ गए
तो आपने वो आईफोन खोला, कोइंसिडेंटली वो क्या था कि लॉक नहीं था, जिसके वजह से उसमें उसका मोबाइल नंबर था, इमेजेस था, डॉक्यूमेंट्स था, काफ़ी चीज़ था जिससे आप उसको ट्रेस कर सकते थे और उसको वापस कर सकते थे, आप एक कॉल करके उसको वापस कर दे सकते थे। बट रॉन्गफुली मतलब आपने उसको क्या किया, चुपचाप जा करके अपने जेब में डाल लिया और घूमने लगे। मतलब वो आईफोन आपने रिटेन कर लिया अपने पास, ठीक है। गेनिंग रॉन्गफुली मतलब कि आपने जब एक तरीके से वो हो सकता था कि उसको मिल जाए, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका मन बदल गया तो गलती से आपने गेन किया बाद में। जैसे गेनिंग रॉन्गफुली का एग्जैक्ट मीनिंग आप जब थोड़ी सी समझने का कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा गलती हुआ जिसके वजह से वो आपके पास आ गया और आपने उसको रख लिया, कुछ ऐसा रॉन्गफुली तरीका, रॉन्गफुल कुछ हो गया था उस टाइम पे। जैसे कि आपने उस टाइम ढूंढने का ट्राई किया, अगर उस टाइम पे वो मिल जाता तो आप उसको दे देते, बट आप जब घर ले आए तो लगा कि नहीं अब इसको रख लिया जाए, तो आपने उस टाइम पे गलती कर दिया, ठीक है। और लूजिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या है कि जैसे वो आदमी भी गलती मतलब एक चूकवश उसको वो आईफोन नहीं मिल पाया और बाद में तो आपने गलती कर ही दिया, मतलब कि अगर वो उस टाइम पे होता तो उसको वो आईफोन मिल जाता, मतलब लूजिंग रॉन्गफुली। डेफिनेशन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। ए पर्सन इज सेड टू बी गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, ठीक है। जब कोई भी पर्सन उस चीज को रिटेन कर लेता है रॉन्गफुली तो उसको बोलेंगे उसने गलत रॉन्गफुली गेन कर लिया है। As well as when such person acquires wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person wrongfully kept out of any property, as well as such a person is wrongfully deprived of property। उसको wrongfully या wrongful तरीके से गेन किया गया, गेन तो हुआ था रॉन्गफुली बट बाद में उसने रॉन्गफुल गेन किया, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे रॉन्ग गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब अलग है और रॉन्गफुल गेन का मतलब अलग है। जिसको ये समझ में आया तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है ना। अब जो है वापस से हम लोग अपने जहाँ थे वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, डिसऑनेस्ट का को तो हम लोग समझ गए कि बेईमान ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब जो है अब हम लोगों को देखना है 8 सबसेक्शन में, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 8 में जब हम लोग देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो डॉक्यूमेंट्स मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। देखेंगे यहाँ पे एक सेकेंड, मीन्स मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter, figure or marks by more than one of those means, ये ठीक है, includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of the matter। देखिए, पहला चीज जो एसेंशियल है इसका डॉक्यूमेंट का वो देख लीजिए, मैटर होना चाहिए जिसपे कुछ लिखा गया हो, कुछ डिस्क्राइब किया गया हो, वो किसी भी सब्सटेंस पे हो सकता है। मतलब अगर कोई पेपर है तो कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पेपर पे जो लिखा गया है, जो मैटर डिस्क्राइब किया गया है डॉक्यूमेंट, वो होता है। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिजिटल रिकॉर्ड भी हो सकता है, और ये जो मैटर है ये लिखा गया है, ये जरूरी नहीं उस पर किसी फिगर को भी मार्क किया गया है, कोई लेटर बनाया गया है, मतलब किसी भी तरीके से इस पे कुछ डिस्क्राइब करने का ट्राई किया गया है। तो जो डिस्क्राइब किया गया है उस पेज पे या उस किसी भी एनी सब्सटेंस पे, तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। इट्स मीन्स कि पत्थर का शिलालेख भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 में जब हम लोग देखेंगे कि इट इज ए मटेरियल by what means or upon what substance the letter, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for may be used in a court or not। मतलब कि वही चीज़ है कि अगर वो जो क्रिएट किया गया है उसको इस इंटेंशन से क्रिएट किया गया है कि वो उसको कोर्ट में
एडमिट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये कोई मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि वो एक सब्सटेंस पे कुछ लेटर फिगर और मार्क किया गया है, और वो जो लेटर फिगर मार्क किया गया है किसी सब्सटेंस पे, वही डॉक्यूमेंट है। ठीक, चलिए, तो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन हम लोग समझ गए। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि ए राइटिंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट। अब किस कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो भी लिखा है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट है, उसको कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। अब जो बैंकर्स चेक है, ठीक है, वो हो सकता है। पावर ऑफ अटर्नी है, पावर ऑफ अटर्नी वो जो पेपर होता है उसको नहीं बोलते हैं, वो जो उस पर साइन करके वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उस चीज़ को बोलते हैं। जो मैप है, मैप कैसा भी हो सकता है। मैप जो बनाया गया और प्लान जो बनाया गया वो मिट्टी पे ही क्यों ना बनाया गया हो, ठीक है, एनी सब्सटेंस, तो उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और उसको एविडेंस की तरह विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट, मतलब उसको एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, तो उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक, ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, अब किसी पे डायरेक्शन का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 को अगर हम लोग देखें, वेयर एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल एंड अदर यूजेज, जो बिजनेस और व्यापार में यूज होता है। अब उस चीज में जो लेटर फिगर है उसका अगर कोई जो मतलब होना चाहिए अगर वो नहीं निकल रहा, जैसे इलस्ट्रेशन में आप लोग देखिए, एक बार समझ जाइएगा। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे चेक, मान लीजिए उसने एक चेक बनाया, चेक के पीछे अपना नाम लिखा, और वो उसके ऑर्डर के लिए पेएबल था, जो उसने सर्विस दिया था उसके लिए वो उसको चेक मिला था। तो अब यहाँ पे उसके पीछे लिखे गए नाम का कोई मतलब नहीं है, बट वो जिस पेपर पे लिखा गया है उस पेपर का यूज है और उस पेपर पे वो सिग्नेचर है, इसीलिए उसका वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियर करके बता दिया गया कि एनी सब्सटेंस वाला जो वो चीज़ अलग है, और मर्केंटाइल यूज की अगर बात करें तो यहाँ पे उसका मतलब अलग है। अब जो है फ्रोडेंटली बाकी सब जो डेफिनेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अगर चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स।